ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब लाइट क्या ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रांसमिट हो रहा हो, रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ऐसे ऐसे प्रोसेस को, ऐसे ऐसे फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन में डायरेक्शन लाइट का चेंज नहीं होता, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। आगे चलते हैं और इसके बाद हम लोग अब ऑप्टिक्स में घुसेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स क्या होता है और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले भी थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूं ये ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स क्या होता है। ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट को एक रे समझा जाता है, ए बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे समझते हैं, क्यों समझते हैं, कब समझते हैं, ये जानना जरूरी है। ज्योमेट्रिकल मेथड से जिस ऑप्टिक्स में हम लाइट का स्टडी करते हैं उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। और रे ऑप्टिक्स हमने इसलिए कहा क्योंकि इस ऑप्टिक्स में लाइट को हम रे की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। और रे का मतलब होता है क्या? बंडल ऑफ लाइट वेव्स। कब होता है वो देखिए, इसमें मैंने इससे पहले बता चुका था कि रे ऑप्टिक्स तब होता है जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज वेरी वेरी लार्जर देन लैम्डा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ से बहुत बहुत ज्यादा अगर साइज ऑफ ऑब्स्टिकल हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रेज, है ना। रेज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे बन जाता है, वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेज हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था, मान लो ये ऑब्स्टेकल है और इससे लाइट पास हो रही हो, इससे लाइट पास हो रही हो, इससे लाइट पास हो रही हो, तो हम इसको इक्विवेलेंट टू मान लेंगे। कैसा? ऐसा मान लेंगे, इक्विवेलेंट टू दिस। इससे रे पास हो रहा है, इसको हम लोग किरण कहते हैं। ओके, सेकेंड, इसी में हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। इसका हमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में रे फॉर्मेशन जब होगा, रे फॉर्मेशन जब होगा तो उसमें हमको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना रहता है। लॉज ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ज्योमेट्रिकल मेथड से हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, लाइट है, वही लाइट है, लेकिन लाइट को वेव की तरह पढ़ेंगे। तो वेव की तरह कब पढ़ते हैं? जब मान लो ये ऑब्स्टेकल है और वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वेवलेंथ अगर आ जाए तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होगा? जब साइज, लाइट को वेव की तरह पढ़ेंगे। लाइट को वेव की तरह कब पढ़ते हैं? जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, मान लो इसके बीच में सेपरेशन d है और d जो है कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास कंपेरेबल हो जाए, ऐसे ऐसे सिचुएशन में लाइट को हम वेव की तरह पढ़ते हैं। फिर जैसे इस वेवलेंथ के आसपास आ जाता है, इसके आसपास हो जा रहा है, कम छोटा बड़ा हो जा रहा है, तब हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। जो फिनोमेनन ऑब्जर्व होती है वो क्या क्या होती है? इंटरफेरेंस होती है, फिर डिफ्रैक्शन होता है और पोलराइजेशन होती है। ऑल दिस फिनोमेनन आर ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से इतने सारे फिनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। ये देखिए वेव है, इसको हमने वेव की तरह ट्रीटमेंट दिया है, तो उसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीन टॉपिक हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पे वेव नेचर लाइट का दिखाया गया है, यहाँ रे नेचर दिखाया गया है, यहाँ रे नेचर, यहाँ वेव नेचर। फिर देखते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होता है? ऐसा ऑप्टिक्स जिसमें लाइट को क्वांटा ऑफ लाइट बताया गया है। क्वांटा ऑफ लाइट मतलब फोटोन, लाइट का सबसे छोटी एनर्जी का जो पैकेट होता है, लोकलाइज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन, सिंगल फोटोन। तो लाइट बहुत सारे फोटोन से बने होते हैं और सबसे छोटी जो एनर्जी का पैकेट होता है उसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोन, क्वांटा ऑफ लाइट, है ना। तो
क्वांटा ऑफ लाइट मतलब बहुत छोटा पार्टिकल होता है फोटोन का, है ना, इसको लोकलाइज एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं। और ये जब फोटोन है तो फोटोन को एक पार्टिकल समझा जाता है। तो लाइट यहाँ पे पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे वेव नेचर काम नहीं करता। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, लेजर इफेक्ट, ये जितने सारे इफेक्ट हैं वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे ऑब्जर्व किए गए हैं, नॉट ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि ये पार्टिकल नेचर है लाइट का, तो ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेव नेचर यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो जा रहा है, लाइट का वेव नेचर क्वांटम ऑप्टिक्स में पूरी तरह से फेल हो जा रहा है। पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या है, फोटोन है, जो सबसे एनर्जी की पैकेट होती है इसको हम फोटोन कहते हैं। ओके, ये हमने बताया आपको ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स, आप देख लीजिए। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे प्लस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे। ये हम लोग एक्चुअली क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। ऐसे बोर्ड वाले 9th में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन सीबीएसई मीडियम वाले जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 10 में इसका उनको अच्छे से इंट्रोडक्शन होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये टॉपिक एक्चुअली 9-10 का टॉपिक है। अगर अच्छे से स्टडी किया जाए तो क्लास 9-10 में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ये 12 का टॉपिक नहीं, ये एक्चुअली 10th का टॉपिक है, क्लास 9th और 10th का टॉपिक है। 12th में इसको दे दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। वेव नेचर 12 का है, लेकिन ये एक्चुअली 9-10 में ही पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट का पुनः उसी मीडियम में वापस आना, लाइट का पुनः उसी मीडियम में वापस आने वाले प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट, 100% भी नहीं, 100% भी नहीं, मोस्ट ऑफ द लाइट। 100% हो जाए तो अति उत्तम, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये प्लेन मिरर है, तो मिरर कैसे बनता है, तो यहाँ से इसको और मिटा दें तो ये एक्चुअली ग्लास से मिरर बना रहता है। पीछे में हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम यानी तो सिल्वर से कोट करते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर उसके बाद एक सरफेस डालते हैं जिसके वजह से जो लाइट जाती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। बात को समझिए, एक मिरर के पीछे साइड में, एक मिरर के पीछे साइड में एल्युमिनियम का कोटिंग या नहीं तो सिल्वर का कोटिंग डाल करके, ठीक है, इसलिए डालते हैं सिल्वर और एल्युमिनियम का क्योंकि वो बहुत रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट करके वापस कर भेज देगा। मोस्ट ऑफ द लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट, ज्यादातर लाइट को वापस मीडियम में भेज सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। 100% नहीं होता, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होके भी चले जाते हैं, इस मीडियम में भी चले जाता है। ये जो मीडियम है ना, ये सबस्टांस है, इसमें भी लाइट घुस जाती है। तो जो आता है लाइट, जो लाइट आती है वापस, उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट से कम ही रहती है। तो चलिए कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट अगर वापस आए सेम मीडियम में, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन प्रोसेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट का, मोस्ट ऑफ द लाइट का सेम मीडियम में वापस आने वाले प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, ये प्लेन मिरर का हमने रिफ्लेक्शन बताया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इससे हम बताएंगे। आगे देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये हमने रिफ्लेक्शन बता दिया, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस इनटू अनदर मीडियम विद चेंज इन इट्स डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो हमें बाद में पढ़ाएंगे, बाद में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि मान लो दो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2,
अगर लाइट इधर जाना चाह रही है दूसरे मीडियम में, तो हो सकता है वो लाइट ये रास्ता नहीं इख्तियार करके इधर भी जा सकता हो या नहीं तो इधर भी जा सकता हो। ओके, लेकिन सेम रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, जिसके बारे में हमें बाद में पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है सिंपल केस, सिंपल लॉज पढ़ने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 10th के स्टूडेंट भी लाभान्वित हो सकते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th ऑल्सो, क्लास 9th ऑल्सो। ओके, चलिए तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दो ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मस्ट कंडीशन है, होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके रेस्पेक्ट में? तो नॉर्मल से, जो एक नॉर्मल हमने लाइन खींचा है, ये मान लो पॉलिश्ड मिरर है। ये क्या है? पॉलिश्ड मिरर, पॉलिश्ड थिन मिरर। पॉलिश्ड में थिन में प्लेन मिरर कह सकते हैं आप इसको, है ना, पॉलिश्ड थिन मिरर। ये जो पॉलिश्ड थिन मिरर है उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने निकाला वो किसके रेस्पेक्ट में भाई? ये नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हमने मेजरमेंट किया है। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ कंप्लीट। ओके, इसी लॉ के बेसिस पे मैं आपसे पूछूं कि अगर इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल? इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या होगी जब इन दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होगी? तो आपका सीधा आंसर होगा 45 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब 45 कितना हो गया? 90 हो गया। अगर मैंने पूछा आपसे इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, देन क्या होगा? क्या कहानी होगी? 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 30 डिग्री। ये भी क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, तो अगर मैंने दोनों के बीच में एंगल का 40 डिग्री, तो दोनों का एक का वैल्यू कितना होगा? 20, ये भी 20, है ना। दोनों के बीच में 50 डिग्री कहा तो इसका वैल्यू कितना? 25, इसका वैल्यू कितना? 25। ओके, चलते हैं। अब ये जो हमने नॉर्मल से एंगल मेजरमेंट किया है, अगर ये एंगल मैंने पूछा आपसे 90 माइनस आई विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ मिरर से ये एंगल क्या कहलाता है? 90 माइनस आई क्या होगा? ग्लैंसिंग एंगल। ये 90 माइनस आई सरफेस से जो एंगल हमने मेजरमेंट किया है वो क्या होगा? ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल कहिए या ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग एंगल भी कह सकते हैं इसको। जो क्या कह सकते हैं? ग्रेजिंग एंगल। ओके, कितना एंगल ये मिरर से बना रहा है? ग्रेजिंग एंगल। जैसे गाय चलती है ना, अपना सरफेस चेहरा पे ऐसे ऐसे करते, जितना दूर तक उसका सिर जाता है तो एंगल जितना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एंगल, है ना। तो ग्रेजिंग एंगल है, ऐसा समझ लो। चलिए, मैंने ये आपको बताया प्लेन मिरर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैंने कॉनकेव मिरर डाल दिया, अगर मैंने आपको दे दिया कॉनकेव मिरर, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में आप देखिए, ये नॉर्मल लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगा। ये इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दिस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस। तो इस सरफेस पे भी ये वैलिड है। अगर ये कॉनकेव मिरर मैंने बताया, अगर ये थीन कॉनकेव मिरर है, ओके, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब थीन कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर चलते हैं। ये बल्जिंग पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जा रहा है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इधर हो जाएगा। नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस में भी सेम होगा। ये कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल केसेस में वैलिड है, सारे केसेस में ये लॉ वैलिड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, जितने सारे मिरर हैं सब के लिए वैलिड है। ओके, किसी के मन में एक कंफ्यूजन हो तो उसको हटा दें। आगे चलते हैं।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये मैंने बोर्ड व्हाइट बोर्ड बना के रखा हुआ है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, सब के सब लाइन एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दूसरे प्लेन में लाई नहीं करेंगे। ये भी सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ। सब में देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ये क्या नॉर्मल रे, ये भी नॉर्मल रे है ना, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, चलिए एक केस और बताता हूं आपको। मान लो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग हो जाए तो क्या होगा, वापस हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे इस रे को दे दें, देखो इस रे को अगर मैं यहाँ खींच के ले जाऊंगा तो ये रे क्या होगा, धीरे धीरे इधर चला जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, सीधा सीधा क्या होगा, सिमटना चालू कर देगा, ऐसा भी सोच सकते हो। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to 0, then angle of reflection is also equal to 0 with respect to normal for the all types of angles, for the all types of mirrors। जितने सारे मिरर्स हैं सबके लिए वैलिड है। ओके, now we will study what happens during reflection। रिफ्लेक्शन में लाइट के साथ क्या स्थिति होती है। ओके, लाइट के साथ क्या होगी, जो लाइट रिफ्लेक्टेड रहेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो इंसिडेंट लाइट का है, वेवलेंथ भी वही रहेगा जो इंसिडेंट लाइट का है, और स्पीड भी वही रहेगा जो उस लाइट का है। ओके, स्पीड भी नहीं चेंज हो जा रहा है, वेवलेंथ भी नहीं चेंज हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज हो जा रही है, कुछ भी चेंज नहीं होता। इन तीनों में से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड तीनों सेम रहते हैं। सेम लाइट में आ रहा है, वेवलेंथ भी नहीं चेंज हो रहा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं, ये भी नहीं, सेम रहते हैं रिफ्लेक्शन में। ओके, चेंज क्या होता है, तो चेंज जो होती है वो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है, और चेंज मतलब यूजुअली या जनरली डिक्रीज करता है। इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। जो मैंने इससे पहले बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो वापस आती है तो कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसके वजह से कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है वो घट जाती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ए का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जनरली डिक्रीज करता है। क्या डिक्रीज करता है, जो इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। ओके, किसमें, रिफ्लेक्शन केस में। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। इस बात को आप लोग समझिए। दूसरा कहानी अब ये है, देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई 180 डिग्री का फेज चेंज होता है अगर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है डेंसर मीडियम से। तो अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, फेज का चेंज कितना होगा, 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। लेकिन अगर रेयर से होगा तो नहीं होगा, फेज चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है ये भी समझते हैं, इंपोर्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन सेम टाइम इन विच इट ट्रेवल्स ए पाथ लेंथ इन मीडियम। ओके, फिर से समझिए, ये ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ऑप्टिकल पाथ वो डिस्टेंस होता है जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है उतने ही टाइम में ट्रेवल करती है जितने टाइम में वो लाइट किसी दूसरे मीडियम में एक गिवन पाथ लेंथ को ट्रेवल करती है। तो जो गिवन पाथ लेंथ है किसी मीडियम में, उसको हम एक्चुअल पाथ लेंथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, किसी मीडियम में एक्चुअल पाथ लेंथ बोलेंगे। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो किस में हुआ है, वो जो ऑप्टिकल पाथ है वो कहां हुआ, वो वैक्यूम में हुआ, फ्री स्पेस में हुआ। तो ऑप्टिकल पाथ इन फ्री स्पेस, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहां पर है, फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, डिस्टेंस इन फ्री स्पेस। ओके, तो उतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम टाइम लेगा जितना ही एक एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरे मीडियम में। ऐसे सिचुएशन में हम ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ मान लीजिए कैपिटल डी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, सेम टाइम आ रहा है। इसमें देखिए सेम टाइम की बात किया जा रहा है।
सेम टाइम, एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और स्मॉल डी भी ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम, टाइम इज सेम, इक्वल टाइम, इक्वल टाइम है, यहाँ देख लीजिए सेम टाइम है। कैपिटल डी बाई स्मॉल सी एंड स्मॉल डी बाई वी, इसको ध्यान से देखिए तो कैपिटल डी क्या निकल के आ रहा है, कैपिटल डी इज इक्वल टू सी बाई वी इंटू स्मॉल डी, तो सी बाई वी क्या है, म्यू, म्यू डी है ना, और म्यू आपको पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 ऑलवेज होता है, जिसके वजह से कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। तो इस सिचुएशन में पता चला कि ऑप्टिकल पाथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल पाथ, जो ऑप्टिकल पाथ है वो एक्चुअल पाथ से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ऑलवेज ऑलवेज बेटर होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अब तो समझ गए होंगे ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन वैक्यूम उतने ही टाइम में ट्रेवल करेगा जितना एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा। मान लो डायमंड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, डी डिस्टेंस डायमंड ट्रेवल किया दैट इज इक्वल 0.1 मीटर। तो इसके कंपैरिजन में, इस मीडियम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसके कंपैरिजन में आप हमको बताओ कि ऑप्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। ऑप्टिकल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज म्यू डी, म्यू इज इक्वल टू 2.4 इंटू 0.1 मीटर। क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, 0.24 मीटर आएगा आंसर, है ना, 0.24 मीटर ये आ रहा है। देख लीजिए, इससे ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल पाथ लेंथ से ज्यादा आ रहा है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, ये कहलाता है ऑप्टिकल पाथ।